ओके सो वेलकम टू आस्क जियोलॉजी। आज का टॉपिक पता है इंट्रोडक्शन टू जियोकेमिस्ट्री। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो व्हाट इज़ द जियोकेमिस्ट्री, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जियोकेमिस्ट्री। तो अगर पहले किसी का डेफिनेशन मतलब समझने के लिए पहले उसका कीवर्ड पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन हो, उसको कीवर्ड क्या है उसको समझने की कोशिश करना, फिर तुम लोग को डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। तो जियोकेमिस्ट्री इज ए साइंस, ओके। सी, geochemistry is a science that deals with the chemical composition, you know what is chemical composition of unchemical changes in the solid matter of earth or a celestial body such as moon या other planets, सोलर सिस्टम में जो भी है, ठीक है। जो भी हम लोग का प्लैनेट्स है या सन है या मून है, तो उनका जो कि हम लोग का केमिकल कॉम्पोजिशन है और केमिकल चेंजेस क्या हो रहा है उस सॉलिड मैटर में, ठीक है। एंड दे आर रिलेटेड केमिकल एंड जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ओके। तो ये सब प्रॉपर्टीज को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग जियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यू नो केमिस्ट्री, ओके। तो जियो बस आर वाई जो मीन्स अर्थ, यू नो। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ जियोकेमिस्ट्री अर्थ के लिए नहीं, बाकी जो भी सेलेस्टियल बॉडी है उसके लिए भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओके, आफ्टर द डेफिनेशन वी शुड नो द व्हाट वी स्टडी इन जियोकेमिस्ट्री। हम लोग जियोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट आर द टास्क वी आर गिवन। तो हम लोग जियोकेमिस्ट्री में ओके, फर्स्ट ये है कि हम लोग का एक केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम, मतलब अर्थ का जो भी हम लोग का केमिकल कंपोजिशन है। सॉरी मैं थोड़ा हाथ, ओके। सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। जिसका भी हम लोग केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रोसेसेस दैट गवर्न्स कंपोजिशन ऑफ रॉक्स और सॉइल एक्सेट्रा। का किसका, वही प्लैनेट का हम लोग का जो भी रॉक्स है सॉइल से, तो उनका केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सबका हम लोग जब मतलब केमिकल मतलब केमिस्ट्री प्रिंसिपल यूज़ करके हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जियो केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो बाय द हेल्प ऑफ जियो केमिस्ट्री वी आर डूइंग और ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग रिलेटिव और एब्सोल्यूट एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, रिलेटिव और एब्सोल्यूट एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिलेटिव एज क्या है, एब्सोल्यूट एज क्या है, ओके। फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ, ठीक है। हम लोग का रिलेटिव एज कब होता है, अगर हम लोग के पास एक रॉक है, ओके। तो यहाँ पे एक फॉसिल भी है, पता नहीं वो फॉसिल क्या है। तो जब फॉसिल को हम लोग स्टडी करते हैं और उसका एज निकालते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है कि फॉसिल जिस रॉक के साथ मतलब अटैच होके है, तो इसका एज इज इक्वल टू दिस रॉक का एज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स होगा। जो भी हम लोग एज का वैल्यू आएगा ये रिलेटिव होगा, रिलेटिव टू दैट फॉसिल, ओके। हम लोग ये रॉक का एज डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट क्या है, रेडियो एक्टिव, हम लोग का जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसका डेटिंग करके जब हम लोग एज कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग को एक मतलब परफेक्ट या एक नियरली क्या मतलब थोड़ा सही वैल्यू मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट, ठीक है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट एज के बारे में। तो फिर उसके बाद हम लोग जियोकेमिस्ट्री को और क्या मतलब करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम लोग का अर्थ भी आता है, ठीक है। एंड अदर एलिमेंटल बिहेवियर इन इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो ओवरऑल हम लोग का जियोकेमिस्ट्री क्या हुआ कि हम लोग जो भी अर्थ का और सोलर सिस्टम का जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल प्रोसेसेस है, ठीक है। तो वो सबको हम लोग जियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्यों, हम लोग को किसी किसी में एज डिटरमाइन करना रहता है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए और उनका एलिमेंटल बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो ये सब आगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो
अभी यही सब हम लोग क्या करते हैं ना, जियोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो उससे पहले फिर आगे जाने से पहले मैं थोड़ा ओके there's some information. The term was first used by Christian जो भी नाम दिख रहा है तो इन 1838 तो ये फर्स्ट यूज किए थे, लेकिन हम लोग फादर ऑफ जियोकेमिस्ट्री गोल्डस्मिथ को ही माना जाता है। ओके, तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोकेमिस्ट्री। इससे आने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ तुम लोग को और थोड़ा थोड़ा जियोकेमिस्ट्री के बारे में कि हम लोग का जो भी जियोकेमिस्ट्री में हम लोग जो भी मतलब पढ़ते हैं एलिमेंट्स वगैरह, तो बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव कंसंट्रेशन हम लोग जो एलिमेंट है हम लोग बाद में मैं और अच्छे से भी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं उसको तीन ग्रुप में डिवाइड किए हैं। एक हम लोग का हो गया मेजर और एक हो गया माइनर, देन अनदर वन इज योर ट्रेस। ओके, फर्स्ट इज योर मेजर, देन माइनर एलिमेंट, देन योर ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग अगर एक कोई सा भी रॉक मतलब सैंपल हो या स्पेसिमेन हो, कोई सा भी रॉक हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें मेजर मिनरल हम लोग किसको बोलेंगे कि जिसमें वो वाला एलिमेंट 1% 1 वेट परसेंटेज से ग्रेटर हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर एलिमेंट। ओके, और माइनर किसको बोलेंगे जिसका वेट परसेंटेज 1 to 0.1 वेट परसेंटेज हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर। और ट्रेस एलिमेंट कौन सा है, लेस देन 0.1 वेट परसेंटेज। ओके, और ये जो है ये फिक्स्ड नहीं है। मेजर एलिमेंट हम लोग का हो गया SI2 Al2O3 जो ये जो भी हम लोग का मतलब कुछ कुछ मेजर एलिमेंट्स है, ये हमेशा फिक्स नहीं रहता, किसी 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 में एक्सेप्शन भी रहता है। जैसे कि मान लो हम लोग एग्जांपल ले लेंगे कि हम लोग ऐसे नॉर्मली हम लोग का जो K2O है ये मेजर में आता है। ठीक है, हम लोग K2O है ये मेजर एलिमेंट में आता है, लेकिन कभी कभी हम लोग अगर अल्ट्रामैफिक रॉक देखेंगे तो इसमें हम लोग का केटो का जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन 0.1% है। तो यहाँ पे वो केटो क्या हो गया, बहुत ट्रेस अमाउंट में फाउंड हो रहा है, तो यहाँ पे अल्ट्रामैफिक के लिए केटो हम लोग का ट्रेस एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो भी है वेरिएशन होता है तो वेट परसेंटेज को लेके होता है। ठीक है, तो वेट परसेंटेज ये देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो मेजर एलिमेंट है इसको फर्दर मतलब दो भागों में डिवाइड किया है। एक हम लोग का हो गया एसेंशियल मिनरल एंड अनदर वन इज योर एसेसरी मिनरल। ठीक है, एक हम लोग का हो गया एसेंशियल और हो गया एक्सेसरी। ये हो गया हम लोग का कौन सा ना मेजर एलिमेंट का डिवीजन। ठीक है, ओके, तो अच्छा यहाँ पे मैं जब रॉक की बात आई तो मैं यहाँ पे दो टर्म और यूज़ की थी, एक सैंपल और एक हैंड स्पेसिमेन। ओके, ओके, तो किसी को पता है सैंपल क्या है या हैंड स्पेसिमेन क्या है डिफरेंस? अगर पता है तो यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड जस्ट टेल मी। ओके, मैं ही बता देती हूँ। एक हम लोग का हो गया सैंपल और एक हो गया हम लोग का हैंड स्पेसिमेन। इसकी क्या है, दोनों ही हम लोग का रॉक है। तुम लोग बोलो कि दोनों ही रॉक है। ठीक है, हाँ मान लिया हम लोग दोनों ही रॉक है, लेकिन किसको हम लोग सैंपल बोलेंगे और किसको हम लोग हैंड स्पेसिमेन बोलेंगे, इसके लिए कंडीशन है। देखो जब हम लोग जब सैंपल मतलब कलेक्ट कर रहे हैं कि ये ग्रेनाइट है और ये ग्रेनाइट का सैंपल है, तो इसमें क्या होगा, तो हम लोग का जो मेजर माइनर और ट्रेस एलिमेंट होगा ये क्या होगा, वैरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सैंपल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का ये जो मेजर एलिमेंट और माइनर एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट ये वैरी करेगा। ठीक है, और ग्रेनाइट सैंपल ये क्या करता है, सैंपल अगर हम लोग बोलते हैं तो इट रिप्रेजेंट द एरिया, एज, स्ट्रेटिग्राफी, जियोलॉजी, एवरीथिंग। ओके, अगर एक सैंपल हो गया हम लोग किस एरिया से लाए हैं, इसका एज क्या है, ओके, इसका स्ट्रेटिग्राफी क्या है, उस एरिया का स्ट्रेटिग्राफी क्या है, तो सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा। लेकिन अगर हम लोग हैंड स्पेसिमेन लाते हैं ये सिर्फ
ग्रेनाइट कहलाएगा, जिसका कॉम्पोजिशन हम लोग का क्वार्ट्ज और फेल्सपार है, मेजल। ठीक है, तो ये है ये दोनों का हम लोग का बेसिक डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया? जो कि सैंपल है वो क्या करेगा, उसका एज, स्ट्रेटिग्राफी, जियोलॉजी सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा, जबकि हैंड स्पेसिमन बस उसी को रिप्रेजेंट करेगा जो उसका नाम होगा, ग्रेनाइट। ओके, कहाँ से आया, किस एरिया से आया, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोकेमिस्ट्री। तो जियोकेमिस्ट्री में भी हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। फर्स्ट हम लोग का हो गया कॉस्मो जियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो कॉस्मो जियोकेमिस्ट्री में क्या है ना, द केमिकल स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटेराइट्स, कॉमेट्स, जो कि हम लोग का स्पेस में जो भी है, अर्थ को छोड़ के हम लोग का सोलर सिस्टम में जो अदर प्लैनेट्स है, जो स्टार्स है, जो एस्टेरॉइड है, ठीक है, मेटेराइट्स है, कॉमेट्स है, ये सब का जब हम लोग जियोकेमिस्ट्री या उनका केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रोसेस स्टडी करेंगे, तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्मो केमिस्ट्री। ठीक है, कॉस्मो केमिस्ट्री। देन अनदर वन इज योर जियोकेमिस्ट्री, जो कि हम लोग का सिर्फ अर्थ का केमिस्ट्री, अर्थ का जियोकेमिस्ट्री, हम लोग का जो भी सॉलिड अर्थ है उसका जो भी प्रोसेस मतलब इन्वॉल्व है, केमिकल प्रोसेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जियोकेमिस्ट्री। देन ओके, सेकेंड में हो गया जियो। देन हम लोग का एक इम्पोर्टेंट है जो कि आइसोटोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, ये भी मैं कवर करूँगी। आइसोटोप में क्या है, इट डील्स विद द नेचुरल वेरिएशन इन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, और ये आइसोटोप क्या है, ये अभी हम लोग आज ही मतलब पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, देन हम लोग का आ गया aqueous geochemistry, देन another one is your biogeochemistry or organic geochemistry. It focus on organic compound found in geologic events. ठीक है, आगे और अच्छे से जानेंगे। देन योर लास्ट वन इज योर रीजनल जियोकेमिस्ट्री। ठीक है, और रीजनल जियोकेमिस्ट्री जो है, ये स्पेशल वेरिएशन इन द मतलब केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स आर द सरफेस ऑफ अर्थ। हम लोग का जो सरफेस ऑफ अर्थ में जो भी हम लोग वेरिएशन मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग का मिनरल जो भी केमिकल कंपोजिशन में जो वेरिएशन दिखाता है, तो उसको हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं रीजनल जियोकेमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड को जाते हैं कि यहाँ पे एक डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव। फर्स्ट हम लोग हाँ रेडियो एक्टिव तो क्या है देखेंगे, लेकिन पहले ये आया कैसे। ठीक है, तो हम लोग को सब पता है एक यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म एक है, जो कि हम लोग का ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म, हाँ, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, जो कि जेम्स हटन 1785 में प्रपोज किए थे। तो इसको हम लोग और मतलब और भी बोला सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो इसमें क्या हो मतलब इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग का अकॉर्डिंग टू जेम्स हटन, इस प्रिंसिपल में वो ये बोलते हैं कि नेचर में जो भी आज तक का प्रोसेस हुआ है, अभी तक प्रेजेंट में जो चल रहा है, यही सब प्रोसेस पास्ट में भी हुआ है। ठीक है, ये सब यूनिफॉर्म है और ये जो प्रोसेस यूनिफॉर्म है, लेकिन इसको कुछ कुछ साइंटिस्ट क्या किए ना, डिसएग्री हुए, इनका ये स्टेटमेंट पे डिसएग्री हुए, और वो लोग मतलब कंसिडर कर रहे थे कि नेचर इज नॉट एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म, even though it does exhibit certain regularities, but it is not absolutely uniform। ठीक है, तो तो ये बात एक लॉर्ड कल्विन जो है, ओके, उसने डिसएग्री किए। देन वो क्या बोले कि हम लोग एज ऑफ अर्थ वो सजेस्ट किए, जो एज ऑफ अर्थ है वो 100 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा नहीं है। 100 मिलियन ईयर्स नो 10⁻⁶ ओके, 1 बिलियन ईयर्स योर 10⁹ ये कम मतलब बेसिक है, फिर भी बता दे रही हूँ। ओके, तो उनके हिसाब से हम लोग अर्थ का जो एज है वो 100 मिलियन ईयर से कम है। ओके, तो और ये वाला एज वो कैसे कैलकुलेट किए थे, बेस्ड ऑन लुमिनोसिटी ऑफ द सन और कूलिंग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। लुमिनोसिटी इज नथिंग बट सेम एज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन। ओके,
नॉट एग्जैक्टली सेम, हम लोग लुमिनोसिटी के बारे में भी आगे क्लास में पढ़ेंगे, बस इतना जान लो अभी के लिए। तो हम लोग सन जितना एनर्जी रेडिएट करता है और हम लोग का अर्थ का जो कूलिंग हिस्ट्री है उसको वो स्टडी करके वो क्या बताया कि हम लोग एज जो है 100 मिलियन ईयर से कम है। ठीक है। देन क्या हुआ हम लोग का, केल्विन इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रिंसिपल, हाँ वो तो ऐसे हम लोग को मना कर दिए। फिर हेनरी बेक्वेल अनाउंस किए कि डिस्कवर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये नाम याद रखना, हेनरी बेक्वेल। ये क्या किए, जो सॉल्ट ऑफ यूरेनियम से ये वाला टॉर्च वो डिस्कवर्ड किए रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। देन आगे जाके मैरी और विथ फिजिसिस्ट फेडी क्यूरी स्टार्टेड वर्किंग ऑन वेदर अदर एलिमेंट्स इमिट सिमिलर रेडिएशन। ये हम लोग यूरेनियम एक रेडिएशन दे रहा है, ये स्टडी किए, फाउंड किए, फिर बता दिए। और ये दोनों क्या किए, अदर एलिमेंट भी ऐसा बिहेवियर दिखाता है या ये नहीं, ये स्टडी किए और बाद में उनको पता चला ये जो थोरियम है ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और यूरेनियम का जो पिचबेंड ओर है, ओके, पिचब्लेंड जो ओर है वो ज़्यादा रेडिएशन दे, मतलब रेडिएशन करता है देन यूरेनियम सॉल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे अनदर टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट was discovered, one is your polonium and one is your radium। तो यहाँ से टोटल में होके हम लोग का रेडियो एक्टिव जो टर्म है वो डिस्कवर हुआ। अभी देखो रेडियो एक्टिव क्या है, इट इज द एक्ट ऑफ इमिटिंग रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली। ओके, कोई एक एलिमेंट जब स्पॉन्टेनियसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसको हम लोग उस एक्टिविटी ऑफ दैट एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, दिस, ये क्यों होता है, ये जो रेडिएशन क्यों होता है ना, दिस इज डन बाय एन एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस के द्वारा होता है फॉर सम रीजन, मतलब ये अनस्टेबल रहता है। ओके, कोई भी देखो, कोई भी मतलब एलिमेंट हो या कोई भी सामान हो, जब अनस्टेबल होता है वो हमेशा चाहता है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो जब कोई एलिमेंट और एलिमेंट का ओरिजिन होता है और वो बहुत अनस्टेबल रहता है, वो क्या करता है ना, कुछ एनर्जी रेडिएट कर देता है ताकि वो स्टेबल हो पाए। तो यही एनर्जी, मतलब हम लोग का क्या होता है ना, ये रेडियो एक्टिविटी जो हो रहा है, जो रेडिएशन हो रहा है, यही एनर्जी रेडिएट हो रहा है। ठीक है। तो ये सब हो गया हम लोग का, यूरेनियम थोरियम ये जो भी हो गया ये अनस्टेबल है, और इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है ना, कुछ रेडिएट करना पड़ रहा है, कुछ रेडिएशन करना पड़ रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे, मतलब जियोकेमिस्ट्री जाने से पहले थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री में बता देती हूँ। ठीक है। मे भी तुम लोग को याद होगा या नहीं ये भी नहीं पता, फिर भी हम लोग थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हम लोग का इंटरनल स्ट्रक्चर आटम्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आटम्स यू नो कौन कौन, मतलब सॉरी, क्या क्या होता है हम लोग का, basically neutron, proton and electron. Okay, so every atom contains a small or positively charged nucleus that is surrounded by a clouds of electron। तो ये जो हम लोग का the diameter of atoms are one of the order of 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, और मतलब एक्सप्रेस इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो हम लोग का जो ये रेडियस हो गया इसका यूनिट क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम इज योर 10 to the power -8 सेंटीमीटर। तो कितना स्मॉल है ये तुम इमेजिन कर सकते हो। तो ये जो है हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका मास बहुत ही स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन्स हैव ए स्मॉल मास, जो कि अप्रोक्स हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, जो हम लोग का एक प्रोटॉन आ गया, एक न्यूट्रॉन आ गया और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही कम है, लाइक 1/1836.1 ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सबसे लाइटेस्ट जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन का, सी तुम लोग यहाँ पे देख, मतलब इमेजिन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना लाइट है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या, एंड द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिटरमाइन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट एटम कैन हैव व्हेन इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तुमको पता है हम लोग का प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है।
एक एटम में जितना हम लोग का प्रोटॉन रहेगा, अगर n नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे है तो हम लोग को वही वाला एलिमेंट न्यूट्रल होने के लिए सेम नंबर ऑफ और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। ठीक है, तभी ना प्लस माइनस कैंसिल होगी, क्योंकि हम लोग न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर मतलब कहीं पे मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पूछा जाए तो तुम लोग नेगेटिव बोलना, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव है। ठीक है, एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ एटम्स इज डिस्क्राइब्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। हम लोग का उसका हम लोग आटम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इससे हम लोग क्या होता है ना, उसका कंपोजिशन जो है वो डिफाइन होता है कि इसका कंपोजिशन क्या होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ एटम में क्या क्या होता है। एक होता है हम लोग का एटॉमिक नंबर, तुमको शायद पता होगा एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, विच इज डिनोटेड बाय योर sorry Z. Another one is your neutron number, and it is denoted by N. And then proton plus neutron is your mass number, which is your A. अगर हम लोग एक एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे लाइक एग्जांपल x z a, so A is your mass number, z is your proton number. तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रन नंबर कैसे मिलेगा, n इज इक्वल टू a माइनस जेड, मास नंबर माइनस प्रोटन नंबर। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं लाइक 12C6, ये कार्बन का हम लोग जो प्रोटॉन हो गया वो 6 हो गया और उसका मास जो हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का जो न्यूट्रॉन नंबर होगा वो कितना होगा, 12 माइनस सिक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार। ये क्या है, इससे पहले ओके ये वाला डायग्राम दिख रहा है, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, हम लोग का ये यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है, each element on the graph is represented by several nucleides having different neutron number arranged in a horizontal row। ये अगर हम लोग देखो, ये अगर हम लोग न्यूट्रन नंबर को एक्स एक्सिस में देखेंगे और प्रोटॉन नंबर को हम लोग वाई एक्सिस में अगर हम लोग लेंगे, ये वाला हो गया वाई और ये वाला हो गया एक्स। तो अगर ये देखो यहाँ पे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये हम लोग का न्यूट्रन नंबर एन हो गया, ये जेड हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन, ये वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम लोग का प्रोटॉन नंबर कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस डायरेक्शन में आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि ये सबका प्रोटॉन नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है। देखो सबका यहाँ पे 555 है, यहाँ पे 666 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, आइसोटोप्स। इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, मतलब having same number of प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कांस्टेंट रख के मतलब हाँ इसको, और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम लोग का न्यूट्रॉन नंबर वेरी कर रहा है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और एंड हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स। और अगर हम लोग प्रोटॉन नंबर सॉरी न्यूट्रॉन नंबर को कांस्टेंट करके प्रोटॉन नंबर चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला वर्टिकल लाइंस जो है हम लोग का, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे ना, आइसोटोन्स। आइसोटोन मीन्स हैविंग, बताओ कोई, Same आइसोटोन। number of हाँ neutron. हाँ, सेम सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखो आइसोटोप में पी है, आइसोटोन में एन है। ठीक है, तो पी फॉर प्रोटॉन, जिसका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तो उसको हम लोग आइसोटोप बोलेंगे, और जिसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा उसको हम लोग आइसोटोन बोलेंगे। और आइसोबार क्या है ना, आइसोबार में बोथ आर वेरिंग। ठीक है, बोथ
हम लोग का प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर वेरी कर रहा है, लेकिन हम लोग का इसका जो मास है, मैं जो ये बताई थी एक्स ए और बी जो भी है, ये बी जो मास नंबर है ये कांस्टेंट है। देखो ऐसे तुम लोग अगर डायगोनली जा रहे हो, यहाँ पे देखो ये मास जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग का जो प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये डायग्राम को देख के तुम लोग बता सकते हो कि कौन सा आइसोबार है, कौन सा आइसोटोन्स है, और कौन सा आइसोटोप्स है। हो गया हम लोग का आइसोटोप क्या है, आइसोटोन क्या है, आइसोबार क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये हम लोग का जो मासेस ऑफ एटम्स है आर टू स्मॉल टू बी कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं AMU। एंड ए 1 AMU इज योर 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। यहाँ पे हम लोग जो कार्बन है इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड, मतलब हाँ स्टैंडर्ड के हिसाब से लिए हैं कि इसका जो मास है, देखो अगर ये 1/12 हुआ तो हम लोग का कार्बन 12 का मास कितना होगा, 12 AMU। तो इस हिसाब से इसको एक कांस्टेंट रख के हम लोग बाकी सारा जो भी एलिमेंट्स है उसका मास रिलेटिवली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लाइक यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको जान लो। फिर हम लोग जाएंगे, मैं देन मैं वो वाला सेंटेंस में आऊँगी। देखो यहाँ पे टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर्स हम लोग का अप्रोक्स 2500 है, और उसमें से ओनली 270 आर स्टेबल, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्स। यहाँ पे सब लोग अप्रोक्स वैल्यू दिए, मतलब गिवन है, ओके। तो हम लोग जो पीरियडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या है ना, स्टेबल न्यूक्लियट्स है और नेचुरल अकॉर्डिंग लॉ लीड अनस्टेबल न्यूक्लियट्स है। इसके बारे में हम लोग आगे आएंगे कि अनस्टेबल क्या है, स्टेबल क्या है, ठीक है। और मेनी एलिमेंट्स हैव टू और मोर नेचुरली अकॉर्डिंग आइसोटोप्स, बट देयर आर एक्सेप्शन लाइक टेक्नेटियम और प्रोमेथियम हैव नॉन। ये जो दो एलिमेंट है याद रखना, इसका कोई भी हम लोग का आइसोटोप्स नहीं है नेचर में। हाँ हम लोग सिंथेटिक फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेचर में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ तो सबको पता होगा, ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, लाइक लेस देन फ्यू सेकेंड्स, ओके। तो ये क्या होता है, नेचर में जब फॉर्म होते होते ही वो डिके हो जाता है, इतना अनस्टेबल रहता है। ये दोनों एलिमेंट फॉर्म होते ही वो डिके हो जाते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स या विद इन लेस देन फ्यू सेकेंड्स। इसीलिए इसका कोई मतलब एबंडेंस ही नहीं है। तो अगर इसको हम लोग नेचर में नहीं मिलेगा तो इसका हम लोग कैसे पता चलेगा कि इसका मास क्या है, कि क्या मतलब क्या है। तो इसीलिए ये वाला का कोई भी आइसोटोप्स नहीं है। और ठीक है, तो यहाँ पे हाँ मैं क्या बोली थी, हम लोग का जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है जो नेचुरल अकॉर्डिंग आइसोटोप्स का, ये हम लोग का परसेंटेज के एरिया में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। देखो जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग रूबिडियम, यू नो रूबिडियम। तो इसका दो आइसोटोप है, एक है हम लोग का 87 रूबिडियम एंड अदर वन इज योर 85 रूबिडियम। तो हम लोग का 87 रूबिडियम का अबंडेंस है कितना, 72.15%। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर हम लोग 10,000 रूबिडियम, अगर एक रॉक में और एक सैंपल में हम लोग का 10,000 रूबिडियम का आइटम्स है, तो उनमें से हम लोग का 72, ओके हाँ 72.15 नंबर ऑफ आइसोटोप आर 87 रूबिडियम, और बाकी जो रह गए वो क्या हो गया, 85 रूबिडियम, ओके। सॉरी ये वाला 10 नहीं, 1000 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कैसे अबंडेंस को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। और एटॉमिक वेट जो है वो हम लोग एक्सप्रेस होता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, ये वाला, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है, हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ये बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, हमको पता है कि हम लोग का जो भी मतलब एक एटम है उसमें क्या है, न्यूट्रॉन है
जो कि हम लोग एटम का न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन है, एक हम लोग का प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसका मास हम निकालने की कोशिश करेंगे और मास ऑफ अ न्यूक्लियन, ठीक है, अगर मास ऑफ अ न्यूक्लियस हम लोग का क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मिल गया हम लोग का टोटल, एक मतलब न्यूक्लियस का और एक एटम का मास, ठीक है। लेकिन हम लोग जब ऐसे एक्सपेरिमेंट करते आए थे तो वहाँ पे दो टाइप का वैल्यू था, एक हम लोग का मेजर्ड मास हो गया कि हम लोग ऐसे मास मतलब कितना न्यूट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, और एक एलिमेंट का कितना न्यूट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, ये भी हमको पता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक मेजर्ड मास हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट जाके क्या करें ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इसका एक्चुअल मास क्या है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है ना, दो टाइप का मास आ रहा है, एक हम लोग का मेजर्ड मास और एक का एब्सोल्यूट मास। तो जब हम लोग ये दोनों मतलब निकाल के कैलकुलेट करके कंपेयर किए तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ ना, हम लोग का मेजर मास जो है ये सब थोड़ा ज़्यादा आया देन आवर एक्चुअल मास। और ये जो ज़्यादा आया, ये मास में जो चेंजेस आया, तो यहाँ पे हम लोग डेल एम निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग का मेजर्ड मास माइनस एक्चुअल मास, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, मा ओके, मास एक टर्म में मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा मास जो निकल रहा है, तो इसको हम लोग, ये क्यों है और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी में। तो एनर्जी दैट होल्ड्स ए न्यूक्लियस टुगेदर, दिस इज इक्वल टू द, ओके, हियर इज द टर्म मास डिफेक्ट, ओके, मास डिफेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, क्योंकि हम लोग का जो मेजर मास है और जो एब्सोल्यूट मास, हाँ सॉरी, एक्चुअल मास है, वो वेरी करता है, वो सेम नहीं है। तो इसको हम लोग मतलब क्या बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी क्यों है, ये देखो, देखो हम लोग का जो भी न्यूक्लियस थे उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में है, और मैं बोली अभी प्रोटॉन इज योर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है लेकिन फिर भी स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करना चाहिए, ठीक है। फिर भी ये एक जगह पे मतलब बाइंड होके रहे हैं, तो उसके लिए भी उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन दोनों को, उसका जो रिपल्सन फोर्स है, इसका जो रिपल्सन फोर्स है उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए ये दोनों को साथ में बाइंड होके एक जगह पे रहने के लिए। तो वो वाला एनर्जी यही मास डिफेक्ट से आता है, और उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तुम लोग को नाम से पता चल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी, हम लोग का जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो भी है उसको एक जगह पे बाइंड करके रखने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह भी आता है, तो मैं आज तुमको मतलब वो बताऊंगी। यहाँ पे देखो, ये वाला जो ग्राफ है इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी एंड योर मास नंबर, ठीक है। मास नंबर मतलब जितना बढ़ मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है अप टू योर एफ, अप टू योर एफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास नंबर इंक्रीज होते जा रहा है और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होते जा रहा है अप टू दिस वन 56 एपी। आफ्टर दैट ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। और ये क्यों है, ये तुम लोग का होमवर्क है। अगर कुछ रीज़न है तो क्यों है, अगर कुछ नहीं है तो छोड़ देना, लेकिन ये तुम लोग के लिए टास्क है, इसको करके आना, ठीक है। कि हम लोग का ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये क्या हो रहा है ना, 50 एफी तक इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन मास नंबर, एंड देन बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन मास नंबर, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मेजर ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगा हम लोग का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, यानी कि डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। और न्यूक्लियस विथ लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी आर द मोस्ट स्टेबल। अभी मैं बोली कि ये दोनों में जो भी है हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्टेबिलिटी।
जिनका जितना भी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा वो उतना स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बाइंडिंग एनर्जी इज योर चेंज इन मास इंटू सी स्क्वायर। चेंज इन मास हम लोग को कहाँ से मिलेगा? हम लोग का जो मेजर्ड मास माइनस एक्चुअल मास। ठीक है, ये हो गया हम लोग का चेंज इन मास। एंड सी, यू नो, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 2.9979248 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ये इसको हम लोग 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और सबसे, हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग का यूनिट। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन। तो किसी भी एग्ज़ाम को जाने से पहले मतलब सारा यूनिट्स तुमको याद रखना है और यूनिट कन्वर्जन भी याद रखना है। और ये मतलब एक दिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो नहीं होगा। ये कैसे करना है? जब भी तुम न्यूमेरिकल या कुछ भी प्रॉब्लम कर रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सबका यूनिट याद रखना। और स्टार्टिंग से ही तुम लोग यूनिट कन्वर्जन मतलब में बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ वहीं पे होता है। तुम लोग सही फॉर्मूला पुट करके आते हो और बाद में क्या करते हो ना, यूनिट चेंज करने के लिए भूल जाते हो और वो वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, और ये सबसे बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं। तो हम लोग मेजर्ड मास जो है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं बताएं कि हम लोग अगर 12 कार्बन 6 क्यों हम लोग अगर लेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 6 है। न्यूट्रॉन कितना है, वो भी 6 है। और हम लोग का इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो 6 कॉमन लाके या क्या करते हैं ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको इससे हम लोग का क्या मतलब मिल जाएगा, हम लोग का मेजर्ड मास। एंड एब्सोल्यूट मास तो हम लोग, एक्चुअल मास तो हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट के हेल्प में मेजर कर लेंगे। तो हम लोग को यहाँ डेल एम मिल जाएगा और सी स्क्वायर, यू नो द सी वैल्यू। देन जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो और हम लोग को मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आ गया कि हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी का यूनिट क्या है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का यूनिट हम लोग को हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया हम लोग का, एक ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड के ईवी हम लोग का अगर होगा ये 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड अगर एम ईवी और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया इसका यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक बोला है, द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन rises with increases mass number and reaches the maximum for 56 Fe. Thereafter, the binding energies decline slowly with increasing mass number. जो कि मैं ये वाला डायग्राम में तुमको दिखाई, यहाँ पे तुम लोग देख भी सकते हो कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जब इंक्रीज हो रहा है, सॉरी जब मास नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होते जा रहा है टू Fe। Fe का सबसे मैक्सिमम है और उसके बाद फिर से ये क्या हो रहा है ना, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का और एक रिलेशन मिला क्या ना, हम लोग का जो बाइंडिंग एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सो Goldsmith's classification, you know Goldsmith, the father of geochemistry. The Goldsmith classification of elements developed by Victor Goldsmith, जो कि 1888 और 1947 उनका जो एज है, is a geochemical classification which groups the chemical elements within the earth according to their preferred host phases. इसका मतलब क्या है? अच्छा, इससे पहले हम लोग जो होस्ट फेजेस ये जो बताया, ठीक है, होस्ट फेजेस ये जो बताया, इससे पहले मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जो मतलब बताई थी कि हम लोग का जो मेजर है और एक माइनर है और एक हम लोग का क्या हो गया,
ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है। मेजर का मैंने बताया कि एक तुम्हारा हो गया एसेंशियल और एक हो गया एक्सेसरी, ठीक है। और ये ट्रेस एलिमेंट का भी हम लोग जब देखते हैं, ये ट्रेस एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू two types. One is your incompatible and another is your compatible. Okay, one is your compatible element, another one is your incompatible. और ये किसके बेसिस पे डिवाइड हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीफरेंस, वेदर एलिमेंट प्रीफर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। अगर हम लोग का जो एलिमेंट होगा, अगर वो सॉलिड स्टेट को प्रीफर करता है, अगर वो सॉलिड स्टेट को प्रीफर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, कंपैटिबल। ओके। और अगर वो लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करता है, उसका ज़्यादा अफिनिटी टुवर्ड्स लिक्विड स्टेट, देन हम लोग उसको क्या बोलेंगे ना, इनकम्पैटिबल। ठीक है। इसके बारे में मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। इसके रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे जाके, बस इतना जानो, ठीक है। और उस हिसाब से हम लोग जो भी एलिमेंट है जो कि सॉलिड स्टेट में रहना पसंद करते हैं वो क्या होंगे, सॉलिड फेज को जाएंगे। और जो कि लिक्विड होंगे तो वो लिक्विड फेज को जाएंगे। तो वो वाला एलिमेंट्स हम लोग इनकम्फर्टेबल बोलेंगे, और सॉलिड स्टेट जो प्रीफर करता है उसको हम लोग कंफर्टेबल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का तो अब आ जाओ क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग मेनली कोर्स में क्या किए ना, ये सारा एलिमेंट को 4 ग्रुप में डिवाइड किए हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर लिथोफाइल, जो कि रॉक लॉगिंग एलिमेंट, जो कि हम लोग अर्थ क्रस्ट में जो भी रॉक फॉर्मिंग मिनरल है उसमें जो भी एलिमेंट्स है जो कि रॉक फॉर्मिंग और रॉक से, ठीक है। तो उसमें जो जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रॉक लॉगिंग और लिथोफाइल एलिमेंट। इसका एग्जांपल तुम मतलब ले सकते हो कि लाइक एल्यूमिनियम, बोरन, कैल्शियम, क्लोरीन, ओके, बेरिलियम, क्रोमियम, ये सब क्या है ना, ये सब रॉक फॉर्म करते हैं और इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लिथो। लिथो मीन्स रॉक, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज योर सिडेरोफाइल, विच इज योर आयरन लविंग। आयरन लविंग मतलब कोर में हम लोग का सबसे हाईएस्ट आयरन है, तो इसका मतलब जो कोर में जो भी एलिमेंट है तो उसको हम लोग यहाँ वहाँ पे हम लोग सिड्रोफाइल एलिमेंट भी मतलब क्या ज़्यादा मिलता होगा। तो सिड्रोफाइल जो भी है ये आयरन के साथ रहना पसंद करता है, जो भी बॉन्ड बनाता है या जो भी है उसका एफिनिटी जो कि ज़्यादा है आयरन के मतलब टुवर्ड्स, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल है हम लोग का रुथेनियम, रोडियम, ओस्मियम, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सब हम लोग का सिड्रोफाइल एलिमेंट हो गया। ये जब भी बॉन्ड बनाएंगे वो आयरन के साथ ज़्यादातर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर चाल्कोफाइल विच इज योर सल्फाइड ओर लविंग, एंड एग्जाम्पल इज योर सिल्वर, arsenic, bismuth, copper, etc. And then is your atmophile और गैस लविंग। तुम लोग का atmophile मीन्स जो एटमोस्फियर में जो भी हम लोग का एलिमेंट्स मिलता है वो सारा क्या है, एटमोफाइल एलिमेंट है, गैस लविंग है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का जो वाटर है वो भी एक एटमोफाइल एलिमेंट में जाएगा, ठीक है। ये सिंपल मतलब जस्ट क्लासिफिकेशन बस याद करो कि लिथोफाइल जो है वो रॉक लविंग है, सिड्रोफाइल जो है वो आयरन लविंग है, नाम से पता चल जा रहा होगा, ठीक है। और चाल्कोफाइल जो है वो सल्फाइड और सल्फर लविंग है, एटमोफाइल जो है वो गैस लविंग है, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स, सोलर सिस्टम, होल अर्थ, ट्रस्ट। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो, हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे हाइड्रोजन सबसे हाईएस्ट है, और नेक्स्ट हीलियम, ऑक्सीजन, नियन, ओके। तो ये क्यों है, हाइड्रोजन सोलर सिस्टम में क्यों सबसे मैक्सिमम है, ये कहाँ से आया, देन हीलियम कहाँ से आया, ठीक है। और फिर अर्थ क्रस्ट में हम लोग का सबसे ज़्यादा है आयरन, सॉरी अर्थ क्रस्ट में होल अर्थ मतलब हम लोग जो भी हम लोग कोर, मेंटल और क्रस्ट है ये तीनों मिला के सबसे ज़्यादा हम लोग का आयरन है। क्योंकि तुम्हें पता है कोर जो है वो नीफे है, इसका कॉम्पोजिशन नीफे है मतलब निकेल प्लस आयरन, और आयरन ही यहाँ पे 98 और 99% है, और बाकी जो हो गया निकेल और बाकी जो हो गया और थोड़ा सा अदर एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हम लोग का आयरन हो गया, देन ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, मैग्नीशियम, तो ये चलता रहा। इसको याद रखना, ये
हर एंट्रेंस में, हर एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि तुम लोग मान लो नेट हो गया, गेट हो गया, कुछ भी होगा, ये सबको याद रखना। अगर और तुमको भी कुछ मिल रहा है कि अलग-अलग, जैसे कि अर्थ मेंटल में कौन-सा है सबसे मैक्सिमम, अर्थ कोर में कौन-सा है, तो इसको याद रखना। यहाँ पे देखो अर्थ क्रस्ट में क्या है, जो कि ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है। क्योंकि क्यों है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा और सिलिकॉन? क्योंकि हम लोग अर्थ का जो क्रस्ट है, वो सब उसका कॉम्पोजिशन क्या है, हम लोग मेनली सिलिकेट रॉक है। सबसे हाई मैक्सिमम क्या है, सिलिकेट्स है। तो सिलिकेट्स मतलब SI:2O, ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में मतलब क्या कंबाइन होकर रॉक फॉर्म करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोग नॉर्मल SiO4 और SiO2 एक सिंगल सिलिका। तो इसलिए हम लोग ऑक्सीजन क्या है सबसे हाईएस्ट है, देन सिलिकॉन है, देन एल्यूमिनियम, आयरन, ये हो गया। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा है हम लोग का, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन CO2। सेम ओशियन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, देन क्लोरीन, देन सोडियम, देन अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इसको याद रखना। और ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। तो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का मैं जो ब्रांच बताई थी, तो तुम लोग का डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जो भी था हम लोग का, लाइक कस्मो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी तुम लोग को कस्मो केमिस्ट्री, कि हम लोग का ये जो जियो केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्टार्स, प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स, इसमें हम लोग का कौन सा केमिकल प्रोसेस हो रहा है और किस प्रोसेस में हम लोग का ये जो एलिमेंट्स है इसका ओरिजिन हुआ है। बहुत अच्छा स्टोरी है, बस स्टोरी है, याद रखना कुछ कुछ और समझना नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।